नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल CS पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पौधों में जनन के बारे में और यह है पौधे में जनन में हमारा जो है तीसरा लेक्चर होगा। और इसमें आज हम पढ़ेंगे, देखिए जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, पौधों में नर जनन अंग। तो पौधों में जो नर जनन अंग होता है इसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहते हैं, इसे हम पुमंग कहते हैं। पुमंग हिंदी में क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में हम पुमंग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यह पुमंग क्या होता है, इस पुमंग में किस प्रकार की किस संरचना का निर्माण होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए थैंक यू। पुमंग, अब इस पुमंग में क्या होता है, अब इसमें हम पढ़ते हैं पुमंग में क्या क्या पढ़ते हैं। पुमंग में पढ़ते हैं हम स्टेमन। स्टेमन्स मतलब पुंकेसर। पुंकेसर। उसके बाद हम इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर। क्या पढ़ते हैं? एंथर। इसे हम पूतंतु कहते हैं। पूतंतु कहते हैं और इसे हम पराग कोश कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम आज पढ़ेंगे। और इसके बाद परागकोश का निर्माण, इसमें क्या होता है, परागकोश के आकार के बारे में भी पढ़ेंगे, परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पुंग बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इसके आकार के बारे में पढ़ेंगे, इसके हम लोब के बारे में पढ़ेंगे, इसके हम वाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके हम शेप के बारे में पढ़ेंगे, शेप के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हमारा पॉलन ग्रेन कैसे निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, एंड्रोसियम में इतने पार्ट के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट में हमारा क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। यही होता है नर जनन अंग। नर जनन में यही हमारा लास्ट, हमारा अंतिम उद्देश्य है यही बनाना। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। आप क्या पढ़ते हैं, ये इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। आप इस प्रकार की कुछ संरचना के बारे में देखते होंगे बुक्स में। इस प्रकार की एक संरचना होती है, इसमें जो है एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना में क्या होता है, ये वाला जो पूरा भाग होता है, इसमें देखेंगे ये इस प्रकार की कुछ संरचना आप अपनी बुक्स में देखे होंगे। पौधे के जन्म में ये कहाँ देखे होंगे? जब आप पुष्प इस प्रकार की संरचना देखते हैं, पुष्प में इस प्रकार की जब संरचना देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी से निकला रहता है। यही है ये, इसी को हम इस प्रकार से बना रहे हैं। यही जो हमारी संरचना है इसी प्रकार से होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। अच्छा, पुंकेसर क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमेंस बोलते हैं। स्टेमेंस बोलते हैं। स्टेमेंस क्या होता है? यह एंथर के परागकोश में जो ये संरचनाएं हम देख रहे हैं आप, तो स्टेमन के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो स्टेमन क्या होता है इसके बारे में सुन लेते हैं। आप इसका चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टेमन जो है यह है पुंकेसर का या एंड्रोसियम का यूनिट होता है। यह पुंकेसर जो होता है वह एंड्रोसियम का यूनिट होता है। इसे हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर के समूह को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। बहुत सारे पुंकेसर इसे मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाता है। पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है। यह पुष्प का नर भाग होता है या मेल पार्ट होता है। स्टेमन्स की संरचना फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। इसे देखिए, इस वाले भाग को, इतने भाग को कहा जाता है एंथर। एंथर। और इतने से इतने वाले भाग को कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट कहा जाता है। इसे हिंदी में पूतंतु कहते हैं। पूतंतु कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यहां से जो भाग होता है जो परागकोश के पास होता है, इस इसे डिजिटल फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल फिलामेंट कहा जाता है। डिजिटल फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। और ये वाला जो अंडाशय के पास होता है इसे प्रोजाइमल फिलामेंट कहा जाता है।
प्रोजाइमल फिलामेंट होता है। ठीक है, ये फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा। आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार में, और ये क्या होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, यह इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इतना आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो फिलामेंट होता है, ये जो स्टेमन्स होता है, इसी स्टेमन्स में क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। अब ये पराग कण कहाँ से कैसे कैसे क्या होता है, अब ये स्टेमन्स जो हमारा मिलकर के कई पार्ट बनाता है, जिसे हम एंथर कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट जो है लंबा सा, इसकी परिभाषा में आगे लिखेंगे, यह एक पतला उद्दंत सूत्रवत धागा होता है, धागे नुमा संरचना होती है। पतला लंबवत सूत्रवत धागे नुमा संरचना होती है, जो परागकोश को सहारा प्रदान करती है, जो परागकोश को सहारा प्रदान करती है। यह स्टेमन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह परागकोश और अंडाशय के मध्य बीच जुड़ा होता है। यहाँ पर देखेंगे, यह जिस प्रकार का, जैसे ये एंथर क्या कहते हैं, पुष्पासन होता है, यहाँ पर देखेंगे अंडाशय होता है, ऊपर जो है डिजिटल पार्ट बनाता है, अंडाशय होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जुड़ा रहता है। तो यहाँ क्या है, अंडाशय है, यहाँ परागकोश है या एंथर है। तो इसे कहते हैं कि फिलामेंट सूत्रवत पतला धागे नुमा संरचना होती है, जो परागकोश को धारण करती है या परागकोश को सहारा प्रदान करती है। यह जो है अंडाशय से सटी हुई, अंडाशय से और परागकोश से जोड़ने का काम करती है, अंडाशय को परागकोश से जोड़ने का काम करती है। इतनी चीजें हमें लगता है समझ में गया। अब आगे हम चलते हैं एंथर। दूसरी चीजें, फिलामेंट हमारा पुंकेसर हो गया। पुंकेसर क्या होता है, यह कोमंग की एक यूनिट या इकाई होती है, इस जो है जिसमें जो एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक पतली सूत्रवत धागे नुमा संरचना होती है, जो परागकोश को सहारा प्रदान करती है। यह फिलामेंट अंडाशय से परागकोश को जोड़ती है। कितनी चीजें समझ आई। अब हम एंथर के देखेंगे, एंथर या परागकोश। परागकोश के बारे में आप हम जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे परागकोश जो है, यह फूली हुई एक संरचना होती है, फूली हुई एक संरचना। अब इसके बारे में हम केवल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें मिटा दीजिए, अब इसके बारे में हम संरचना पढ़ते हैं। ठीक, आइए, मुख्य भाग हमारा यही है। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम यह पढ़ते हैं कि यह नर जननांगों में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पुष्प के नर जननांगों में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पुतंत्र के ऊपर फूली हुई एक संरचना होती है। क्या होती है, फूली हुई एक संरचना होती है, फूली हुई एक संरचना होती है, जो दो संयोजी ऊतकों से जुड़ी हो, जो संयोजी ऊतक से आपस में जुड़ी होती है। यह दो लोब होता है, इसमें दो लोब होता है। इसमें कितने लोब होता है, लोब, इसमें दो लोब होता है या दो पाली होती है। कितना होता है, दो लोब या दो पाली होते हैं। यह पाली नंबर 1, लोब नंबर 1 और ये लोब नंबर 2 है। यह दो लोब से मिलकर के बना होता है। इसके पाली को दो, इसके मतलब यह दो लोब से मिलकर बना होता है। यह तंतु के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है। क्या होती है, फूली हुई संरचना होती है, संरचना होती है। यह तंतु के ऊपर फूली हुई संरचना होती है। इस लोब को, इसी लोब को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। इसी लोब को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है या परागकोश कहा जाता है। यह परागकोश कभी कभी किसी जीवों में, यह परागकोश कभी कभी किसी जीव मतलब पौधों में अगर एक पाया जा रहा है, अगर केवल एक पाया जा रहा है, इस प्रकार के परागकोश को कहा जाता है मोनोलोब। कौन सा लोब, मोनोलोब, या इसे कहा जाता है मोनोथिका, ठीक है, इसे कहा जाता है मोनोथिका। एक बीजपत्री पौधा मतलब मोनोकॉटिलिडन में
मोनो एक बीजपत्री पौधे में इस प्रकार के परागकोश देखने को मिलते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, दो लोब होते हैं, इसे हम बाइलोब कहते हैं, बाइलोब या डाइथिका कहते हैं। थिका मतलब इसकी परतों के समूह को इसके क्या कहा जाता है, थिका कहा जाता है। अब इसलिए इसे कहते हैं डाइथिका कहते हैं। यह कैसा किसमें पाया जाता है, डाइकोटिलीडन प्लांट में, डाइकोटिलीडन प्लांट में इस प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, मतलब द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार के जो है परागकोश देखने को मिलते हैं। प्रायः इसी प्रकार के जो डाइथिका या मोनो या बाइलोब होते हैं, प्रायः सभी सामान्य रूप से यही पौधे में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बीजपत्री में क्या होता है, एक लोब देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। जैसे ये हमारा एक लोब अगर इसे काट कर निकाल कर देखते हैं, इसमें 2 चैम्बर या प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें 2 चैम्बर या 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 चैम्बर या 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर माने होता है खांचा। प्रत्येक लोब में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितनी चीजें हमें लगता है समझ में आ रही है आप सबको। अब इस प्रत्येक चैम्बर में क्या, इसे जो है पोलन चैम्बर या पोलन सैक कहा जाता है। अच्छा, आगे इसको थोड़ा सा मिटा करके देखते हैं कहाँ है। आइए, अब इसमें क्या होता है, जो चैम्बर लोब होता है इसको हम थोड़ा सा काट करके देखते हैं, संरचना बनाकर देखते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं क्या है। जैसे देखेंगे ये लोब, ये परागकण है। इस परागकण को जब हम काट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार की कुछ संरचना दिखाई देती है। ठीक है, अब इस लोब को हम इसी प्रकार से कुछ संरचना दिखाई देती है। ये लोब है हमारा। ठीक है, इस परागकण को अगर हम इसे काट कर देखते हैं तो इस प्रकार कण में कुछ इसी प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब। ठीक है, क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है लोब है। क्या है, लोब है। अब इस लोब में क्या देखते हैं, हम देखते हैं इस प्रकार के चैम्बर बन रहे, नहीं चैम्बर बन रहे हैं, तो इसी को ही चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैम्बर। इसे हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पोलन चैम्बर कहते हैं। पोलन चैम्बर कहते हैं या पोलन सैक कहते हैं। पोलन सैक के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें हमें लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो परागकण का जो संरचना बन रहा है, ये देखिए फिर सब इससे बना दे रहे हैं। ये जो संरचना बन रही है, इस संरचना में क्या होता है, अंदर जो है 4 लोब जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, 4 लोब जैसी संरचना पाई जाती है। यही लोब क्या कहलाता है, हमारा चैम्बर कहलाता है। क्या कहलाता है, चैम्बर। इसी लोब में जो हमारा जो संरचना बनती है, इसी को हम चैम्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसको और मोटा कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक, अब ये क्या करता है, अब इसे हम संयुक्त रूप से जो ये हमारी ये संरचना बनी है, इसे हम पोलन चैम्बर कहते हैं। पोलन चैम्बर, चैम्बर माने प्रकोष्ठ, चैम्बर माने प्रकोष्ठ, चैम्बर माने होता है प्रकोष्ठ। ठीक है, अब इस चैम्बर में क्या होता है, एक परागकण का निर्माण होता है। इसी चैम्बर में परागकण का निर्माण, इसीलिए इसे पोलन चैम्बर कहा गया। परागकण का जो है प्रकोष्ठ कहा गया। इसे या पोलन सैक या परागकण कोशिका ना, परागण कोशिका कहा जाता है। एक प्रकार से सैक माने को अंदर का भाग होता है। तो इस प्रकार के संरचना को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अब आप यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा कि एक परागकोश में कितने चैम्बर होते हैं। एक परागकोश में एक एंथर में कितने चैम्बर होते हैं, तो एक एंथर में 4 चैम्बर होते हैं। एक एंथर में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इतनी चीजें समझ में आई आप सबको। एक एंथर में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं।
ठीक है। एक एंथर में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, और यह चेंबर क्या करते हैं, इसी में परागकण का निर्माण होता है। ठीक है। अब यह टेट्रेड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेट्रेड का निर्माण करते हैं। एक चेंबर एक प्रकार के टेट्रेड का निर्माण करेगा ना, इसमें टेट्रेड का निर्माण है। और बहुत सारे टेट्रेड बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं आगे हम पढ़ेंगे। टेट्रेड माने होता है चतुष्क, एक चतुष्क का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टेट्रेड, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। सारी चीजें हम आपको बारी बारी से चर्चा करेंगे। अभी आप देखेंगे इसमें हमने आपसे क्या कहा कि एक परागकोश में कितने चेंबर का निर्माण होता है? 4 चेंबर का निर्माण होता है। एक लोब में कितने चेंबर का निर्माण होगा? तो 2 चेंबर का निर्माण होगा। ठीक है। तो अगर वह एक लोब वाला परागकण है, मोनोथिका है, अगर परागकोश कितना है? मोनोथिका है, तो उसमें क्या होगा? कितने चेंबर का निर्माण होगा? तो 2 चेंबर का निर्माण होगा। ये चेंबर क्या होते हैं? पॉलन चेंबर क्या होते हैं? पॉलन से क्या होते हैं? इसी के अंदर परागकण रहते हैं, इसी के अंदर परागकण रहते हैं, इसीलिए इसे चैम्बर कहा जाता है। चैम्बर माने कहते हैं जैसे सीएम का चैम्बर को ऑफिस हो गया, ऑफिस मतलब एक हिसाब से परागकण का ऑफिस ही है, इसमें परागकण रहेगा। अब कैसे रहेगा इसके आगे भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि पुंग बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, पुंग बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन के बारे में जब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या होता है, हम पुंग बीजाणु जनन, उमंग है तो पुंग बीजाणु जनन होगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तब आपको आगे चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पीछे करके ले सकते हैं। अब आप हम देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे पुंग बीजाणु जनन। अब इसमें पुंग बीजाणु जनन में हम क्या क्या पढ़ते हैं आइए हम देखते हैं। ठीक है, पुंग बीजाणु जनन में हम क्या पढ़ते हैं, परागकोश की मात्र अब इसमें देखेंगे हमें परिभाषा के रूप में अगर लिखना हो तो परागकोश परागकण की परागकोश की मात्र कोशिका से या परागकण की मात्र कोशिका से लघु बीजाणु जनन करने की प्रक्रिया को पुंग बीजाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा हमने? परागकोश की मात्र कोशिका से, परागकोश की मात्र कोशिका से परागकण के निर्माण करने की प्रक्रिया को पुंग बीजाणु जनन कहा जाता है। पुंग बीजाणु जनन क्या होता है, इसका लंबा चैप्टर, एक लंबा प्रोसेस है, इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल इसको हम देखते हैं कि पुंग बीजाणु जनन में किस प्रकार की कोशिकाओं का कैसे कैसे निर्माण होता है। आगे आगे देखते हैं हम इसमें क्या होता है। जैसे एक नवीन परागकोश होता है, क्या होता है, एक नवीन परागकोश होता है। इस नवीन परागकोश को जब एकदम शुरुआत में 1 या 2 दिन का परागकोश, तो इसको अगर हम काट कर देखते हैं तो इसके परागकोश में कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। इस प्रकार की कुछ संरचना देखने को मिलती है, मतलब यही काटते हैं, मतलब जैसे हमने काट दिया तो इस परागकोश में कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। बहुत कंसंट्रेट करके देखिएगा। अब इस परागकोश में हमने देखा कि चारों तरफ एक विशेष प्रकार के सिर्फ एक परत पाई जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। बाह्य त्वचा, क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा या बाह्य चर्म, बाह्य चर्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा या बाह्य चर्म कहते हैं। और इसके मध्य में कुछ विशेष प्रकार के ऊतकों का कुछ समूह पाया जा रहा है। इसके मध्य में कुछ विशेष प्रकार के ऊतकों का एक समूह पाया जा रहा है। अब यह क्या करता है, ऊतक एक इन्हें विकसित करने का काम करता है, इसलिए यह विभज्योतक ऊतक होते हैं। कौन सा ऊतक होते हैं? विभज्योतक, विभज्योतक ऊतक होते हैं, विभज्योतक ऊतक होते हैं, विभज्योतक ऊतक होते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, फिर इन कोशिकाओं में क्या होता है, कुछ दिन की बाद की कोशिका, मतलब हमारे 2 दिन 1 दिन की कोशिका, अब हम लगभग मान चले 4-5 दिन की कोशिका काट के देखते हैं। 4-5 दिन की कोशिका जब हम काटते हैं तो इसमें कुछ विकसित हो गया होगा। अब कुछ विकसित हो गया होगा तो इसका आकार भी कुछ बदला बदला सा नजर आता होगा। अब इसमें अगर हम काट कर देखते हैं इस कोशिका को जब हम काट करके देखते हैं तो इस कोशिका में देखते हैं हमारे बाहर की तरफ क्या होता है, वही एपिडर्मिस पाया जा रहा है। बाहर की तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस पाया जा रहा है।
ठीक है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाया जा रहा है। लेकिन इस एपिडर्मिस की सटी हुई कोशिकाओं से यहाँ पर देखेंगे, हमने कहा इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? ऊतक पाए जा रहे हैं। कौन सा ऊतक पाए जा रहे हैं भैया? विभज्योतक ऊतक हो रहे हैं। ये ऊतक क्या काम करते हैं? ये ऊतक विभाजन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कोशिकाओं के विभाजन का काम करते हैं। किन कोशिकाओं का? परागकोश के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके विभाजन का काम करता है। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस मैंने ये हमारे फर्स्ट दिन का हमारा एंथर था, इसको काट करके हमने देखा तो इस प्रकार की कुछ संरचनाएं देखी। इस संरचना में क्या देखा कि परागकोश के जो है, परागकोश के बाहर की जो झिल्ली पाई, जैसे एपिडर्मिस क्या कहता है? वाह्य त्वचा या वाह्य चर्म के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में कुछ ऊतकों का विशेष समूह पाया जाता है, इसे कहा जाता है हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभज्योतक ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभज्योतक ऊतक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि 3-4 दिन का जब परागकोश हमने काट कर देखा तो इसमें देखा कि इस एपिडर्मिस के ऊपर एक और परत का निर्माण हो गया है। एपिडर्मिस के ऊपर एक और परत का निर्माण हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसे हम कहते हैं अधः स्तरीय कोशिका। अधः स्तरीय कोशिका। कौन कोशिका? अधः स्तरीय कोशिका, ठीक है। अधः स्तरीय कोशिका कहते हैं। हमने शुरुआत में क्या देखा? हमने देखा एक नवीन परागकोश में काट करके 1 दिन के परागकोश को जब देखा तो इसमें देखा कि एक किनारों पर केवल एक वाह्य त्वचा पाई जा रही है और बीच में कुछ तरल जैसा भरा हुआ है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कह दिए। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद देखेंगे तो 3 से 4 दिन के परागकोश को जब काटते हैं, इस परागकोश में देखते हैं कि बाहर की जो झिल्ली है हमारी एपिडर्मिस, उसके ऊपर एक और त्वचा बनने लगती है और इसी त्वचा को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। कुछ दिन और वेट करके देखते हैं। अब इसमें क्या होता है? इस हाइपोडर्मिस कोशिका में अब हम इतना ही बनाएंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना ही बनाएंगे। इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए, मतलब ये बना दिया हमने। इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं होंगी। आइए अब देखते हैं। अब हम इस परागकोश के सिर्फ इतने ही संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में नहीं समझेंगे, पूरी कोश के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आपने देखा कि किनारों पर कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही हैं? हाइपोडर्मिस कोशिकाएं एपिडर्मिस पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एपिडर्मिस कोशिकाएं पाई जा रही है किनारों पर, जो परागकोश के सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, अब इस परागकोश के बाहर जो संरचना बनती है, इसके बीच बीच या झिल्ली है तो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो इसको सब जानते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब इस एपिडर्मिस के चारों तरफ आप देखेंगे जो ये अधोस्तरीय कोशिकाएं हैं, ये अधः स्तरीय कोशिकाएं बिहेव में कुछ अलग प्रकार से इनका जो है बिहेव हो जाता है। ये क्या होती है? यह अपने आप में इन कोशिकाओं से कुछ अलग प्रकार से व्यवहार करने लगती हैं और अलग प्रकार से व्यवहार करने लगती हैं। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं? चारों किनारों पर कुछ आकार में बड़ी हो जाती हैं। ये चारों कोशिकाएं आकार में कुछ क्या होती हैं? बड़ी हो जाती हैं। कहाँ? चारों किनारों पर। और यह चारों किनारों पर जब आकार में कुछ बड़ी हो जाती है तो यह भी इनका जो कोशिका द्रव्य है यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये जो कोशिका द्रव्य है यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब जब कोशिका द्रव्य इनका गाढ़ा हो जाएगा तो इनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक बन जाएगा। कोशिका द्रव्य कुछ गाढ़ा हो जाता है तो इनके अंदर कुछ सुस्पष्ट केंद्रक बन जाएगा। अब ये सुस्पष्ट केंद्रक क्या करते हैं? ये एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। ये क्या कर एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसे हम प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करते हैं। प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करते हैं। इसे हम आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। यह एक प्रकार के डाटर पुत्री कोशिका का काम करती है, लेकिन यह पुत्री कोशिका यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ प्रप्रसु कोशिका या आर्ची स्पोरियल सेल का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि अधः स्तरीय की जो कोशिकाएं होती हैं
अधस्तरीय हाइपोडर्मिस जो सेल होती हैं, यह हाइपोडर्मिस सेल व्यवहार में कुछ अन्य तरीके से व्यवहार बदलाव करने लगती हैं, या आप कह सकते हैं कि यह आर्ची एपिडर्मिस से सटी हुई जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, इनमें इनके चारों किनारों पर, परागकोश के चारों किनारों पर कोशिकाएं कुछ व्यवहार अलग से व्यवहार दिखाने लगती हैं और परिणाम स्वरूप इनका आकार कुछ बड़ा हो जाता है। और जब आकार बड़ा हो जाता है तो इसमें जो केंद्रक है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, जिससे हम एक प्रकार की कोशिका करते हैं, जिसे हम प्रपसु कोशिका का निर्माण हो जाता है। प्रपसु कोशिका क्या होती है? यह जो है हाइपोडर्मल सेल ही होती है। और बीच में हमारा क्या होता है? बीच में हमारा जो है यही ऊतक है। कौन सा ऊतक? विभज्योतक ऊतक। कौन सा ऊतक? विभज्योतक ऊतक होता है हमारा, बीच में पूरा भरा रहता है ना, बीच में हमारा विभज्योतक ऊतक है। लेकिन यहीं पर एक घटना और घटती है, भैया ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक घटना और घटती है। इन विभज्योतक ऊतकों के समूह में, इन विभज्योतक ऊतकों के समूह में क्या होता है, यहाँ पर जब आकार बढ़ेगा तो इन ऊतकों में कुछ परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाहिनी ऊतक या प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड कहते हैं, जिसे हम वाहिनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिनी ऊतक। क्या लिखते हैं? वाहिनी ऊतक, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस प्रपरसु कोशिका, अब कुछ सारी चीजें भूल जाइए, एपिडर्मिस भूल जाइए, हाइपोडर्मिस भूल जाइए, वाहिनी ऊतक भूल जाइए, अब हमको सिर्फ इसी से ध्यान देना है। अब इन प्रपरसु कोशिकाओं में फिर से क्या होता है? विभाजन होता है। इन प्रपरसु कोशिकाओं में फिर से विभाजन होता है। ये प्रपरसु कोशिकाएं फिर से विभाजन करती हैं। अब जब फिर से विभाजन करेंगे तो पहले देखिए किनारों में क्या है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस है। अब इस हाइपोडर्मिस के किनारों पे क्या है? प्रपरसु कोशिकाएं हैं। अब प्रपरसु कोशिकाएं, जैसे ये हमारी प्रपरसु कोशिका है, अब इस प्रपरसु कोशिका में क्या होता है? फिर से विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? अब ध्यान समझिएगा, जैसे कोई संख्या 2n है और यह संख्या 2n है, दो दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है? जब इसमें विभाजन होगा तो अगर यह n बनाती है तो यह क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर इस कोशिका में विभाजन होता है और यह 2n बनाती है, 2n बनाती है, मतलब सेम टू सेम बनाती है, इस प्रकार की कोशिका को कहा जाता है समसूत्री विभाजन कहा जाता है, या मियोसिस डिवीजन कहा जाता है ना, कि माइटोसिस। कमेंट बताइए। अब देखिए यहाँ एक कोशिका और बना लेती है, ठीक है, यहाँ पर एक कोशिका ये भी बना लेती है, यह भी एक कोशिका बनाएगी और यह भी एक कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ये दो कोशिकाएं निर्माण कर लेंगे। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे केंद्रक स्पष्ट रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि इन जो कोशिकाएं जो है आकार में कुछ बड़ी हो जाती है। आप इसको जो है पूरी तरह से इसको जो है आप नीले विभज्योतक ऊतकों से भर देंगे। ठीक है, अब ये क्या होती है? किनारे वाली जो कोशिका होती है पीपीसी बनाती है और अंदर वाली जो कोशिका होती है वो पीएमसी बनाती है। पीपीसी क्या होता है? प्राइमरी पेराइटल सेल होता है, और अंदर वाली जो कोशिका होती है वह प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल कहलाती है, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, कौन सी जनन? प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन। और बीच में प्रोकैम्बियम जो है हमारा जो है ये वाहिनी ऊतकों का जो समूह होता है यह थोड़ा सा जो है सघन हो जाता है, प्रोकैम्बियन स्टैंड का निर्माण कर लेता है। इसका प्रोकैम्बियन स्टैंड। ठीक है, अब ये क्या होता है? जो हमारी बाहर की कोशिका होती है यह बनाती है पीपीसी, और अंदर वाली जो कोशिका बनाती है पीएमसी बनाती है। प्राइमरी वाली जो बाहरी वाली जो कोशिका होती है इसे हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या कहलाती है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और ये वाली जो कहलाती है यह कहलाती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस सेल, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनेस जीनस जीनेसिस ना माइक्रोस्पोरोजिनस हो गया,
माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहलाती है। प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब ये संरचना हमें लगता है यहाँ आपने फिर से यहाँ समझते हैं। आपसे पूछेगा कि हाइपोडर्मिस जो आर्ची स्पोरियल सेल की क्या निर्माण करती है, तो आर्ची स्पोरियल सेल जो है यह पीपीसी का निर्माण करती है। प्राइमरी पैराइटल से प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करती है। फिर प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और यह पीएमसी का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि प्राथमिक विभाजन होता है। आर्ची स्पोरियल सेल कोशिका में विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। जब दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है तो इसमें एक कोशिका जो बाहर की तरफ होती है इसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, एक कोशिका जो अंदर की तरफ होती है इसे हम क्या कहते हैं, आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। सॉरी, आर्ची स्पोरियल सेल नहीं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, इस कोशिका में विभाजन होता है। फिर ये हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। इस कोशिका में विभाजन होता है, किस कोशिका में, प्राइमरी पैराइटल सेल में। प्राइमरी पैराइटल सेल में कोई विभाजन होता है तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार की कुछ संरचना का निर्माण होता है। चलिए, अब इसमें क्या होता है, पीपीसी प्राथमिक पैराइटल कोशिका में विभाजन होता है। बाहर की तरफ हमारा एपिडर्मिस है जो सब जानते हैं। इसे पूरी तरीके से, अब हम पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, आप जो है पूरा फिगर बना लीजिएगा। इस प्रकार से पूरा फिगर बनेगा, पूरा जो है फिगर इसी प्रकार से बनेगा। मतलब आप किनारों पर जो है एपिडर्मिस बना देंगे। उसके बाद एपिडर्मिस में जो है यहाँ पर आप जो है वही संवहन बंडल या कनेक्टिव वो जो है संयोजी ऊतक बना देंगे। ठीक है, अब देखेंगे बस। अब इसमें देखेंगे क्या होता है, इसको हम इरेज करें। आप इसके साथ ले लीजिएगा पुराना पोज करके वीडियो को। अब इसको इरेज करते हैं तब समझाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार की कोशिका में क्या होता है, ये हमने कहा कि पीपीसी में समसूत्री विभाजन होता है या विभाजन होता है। पीपीसी में विभाजन होता है और पीपीसी कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या करती हैं, तार पैर में चलिए, अब देखेंगे यहां पर जो है समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के दौरान ये क्या करती है, एक मिनट बस इंक ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब ये देखेंगे पीपीसी जो हमारे प्राइमरी पैराइटल सेल कोशिका होती है, यह जो है जब जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है। तो अब इसमें क्या होता है, यह जो है 3 से 5 स्तर की एक परत बनाती है। कितने से, 3 से 5 स्तर की परत बनाती है। और 3 से 5 स्तर की जो परत बनाती है, इसके बाहर की तरफ जो परत होती है, सबसे बाहरी पहली परत जो बनाता है, इस पहली परत को क्या कहा जाता है, इसी पहली परत को कहा जाता है, इस पहली परत को कहा जाता है इंडोथीसियम। क्या कहा जाता है, इंडोथीसियम कहा जाता है। अब इस इंडोथीसियम के बाद एक परत और निर्माण करती है, इस इंडोथीसियम की बाद एक परत और निर्माण करती है, इसी के बाद एक परत और निर्माण हो जाती है। इस इंडोथीसियम को, यह परत 2 से 3 लेयर की होती है। यह परत कितनी होती है, 2 से 3 लेयर की होती है। अब इस 2 परत जो बनती है इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। यह जो परत होती है इसे कहते हैं मिडिल लेयर, या इसे कहते हैं मध्य स्तर। अब इसे कहते हैं अंतः स्तर। ठीक है, इसे कहते हैं अंतः स्तर।
अब ये 2 प्रकार की परत हो गई। हमने कहा 3 से 5 प्रकार की परत का निर्माण करता है, 3 से 5 प्रकार की परत का निर्माण करता है। या 5 कब होगी, 3 कब होगी, हम चर्चा कर रहे हैं, आप चिंता ना करिए। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हम अभी समझाते हैं, आप चिंता ना करिए, इसको फिर से समझाएंगे। अब इसमें एक परत और निर्माण होती है, एक तो और छोटी सी परत का निर्माण हो जाता है। इस परत को कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम। यह जो परत बनाती है कहते हैं टैपिटम। ठीक है, इस परत में टैपिटम का निर्माण करता है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यह क्या होता है, अंतः स्तर। अब यहाँ से प्रश्न आपको बड़े एग्जामों को खूब पूछा जाता है, टीजीटी यूजीटी में तो मतलब पूछे सबसे पसंदीदा चैप्टर है। नीट का तो भाई, अब नीट का तो मुख्य फोकस है, ये नीट के लिए तो सबसे मुख्य फोकस है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है, इसे ही क्या कहा जाता है, यह पीपीसी, पीपीसी जो होता है यह एंथर वाल बनाती है। क्या बनाती है? एंथर वाल। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि पीपीसी एंथर पराग जो झिल्ली होती है, जो पराग कोश की झिल्ली होती है, पराग कोश झिल्ली, जो पराग कोश की जो झिल्ली होती है वह सबसे पहले कौन निर्माण करता है? तो आर्चिस्पोरियन यहां देखेंगे क्या हो रहा है, तो पीपीसी बदल रहा है, पीपीसी से पीएमसी बदल रहा है, तो यह हम नहीं देखेंगे। डायरेक्ट हम आपसे पूछेंगे कि एंथर वाल का निर्माण कहाँ होता है, तो पीपीसी जो होता है इसी को ही एंथर वाल कहा जाता है। तो पीपीसी किसका निर्माण करती है? एंथर वाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंथर वाल का निर्माण। एंथर वाल में क्या क्या होता है? एंथर वाल में इंडोथीसियम होता है, इंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर होता है, और क्या होता है? टैपिटम होता है। क्या होता है? टैपिटम होता है। इतनी चीज समझ में आई? क्या हमने बताया आपको कि यह जो है पीपीसी एंथर, इसे हम एंथर वाल या परागकोश की झिल्ली के नाम से जानते हैं। यह परागकोश की झिल्ली एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम से मिलकर के बनी होती है, जो 3 से 5 परत की होती है। कैसे भैया आप वहां बना है, आप 3 ही परत यहाँ बता रहे हैं, 3 से 5 परत का बात है। आइए देखते हैं। जो इंडोथीसियम होती है सिंगल लेयर की होती है, इंडोथीसियम जो होती है सिंगल लेयर की होती है, और टैपिटम भी सिंगल लेयर की होती है। तो 2 परत ऐसे हो गया। मिडिल लेयर यह 2 से 3 लेयर की होती है, 2 से 3 लेयर की होती है, जो कि मैंने उसमें 2 ही लेयर दिखाया है। तो ये जो मिडिल लेयर होती है 2 से 3 लेयर होती है। ठीक है, अब इस पर चर्चा करके हम देखते हैं। ये जो मिडिल अंतः स्तर होती है, यह जो अंतः स्तर जिसे इंडोथीसियम कहते हैं, यह परागकोश की सबसे पहली झिल्ली होती है। परागकोश की सबसे, ये एपिडर्मिस, अच्छा आप कहेंगे सर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यह पूरे कोश का संरचना के निर्माण करती है ना। तो यह सबसे पहले तो शुरुआत से ही बनती चली आ रही है, अभी परागकोश अभी बना है ना, परागकोश अभी अभी बना है, ये तो शुरुआत से ही बनती चली आ रही है, तो उसको नहीं कहेंगे। परागकोश की झिल्ली तो वाय परत है, ये वाय परत है, उसे नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परागकोश की जो पहली झिल्ली होती है वो इंडोथीसियम होती है। क्या होती है? इंडोथीसियम होती है। यह क्या करती है? इंडोथीसियम यह पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, या उसको एक संरचना प्रदान करती है। पोषण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, संरचना प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण परत होती है। पोषण प्रदान करती है, संरचना प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। किसको? परागकोश को, वो पराग झिल्ली को। दूसरी बात क्या थी? मिडिल लेयर होती है, या मिडिल लेयर होती है, या मध्य में पाई जाती है। यह दूसरी सबसे परत होती है जो एपिडर्मिस, जो इंडोथीसियम और टैपिटम के मध्य में पाई जाती है। यह 2 से 3 परत की होती है, यह 2 से 3 परत की होती है। यह भी पोषण प्रदान करने का काम करता है, लेकिन यह मियोटिक डिवीजन होने से पहले नष्ट हो जाती है। इसमें मतलब सबसूत्री विभाजन होने से पहले ही यह नष्ट हो जाती है, तो बहुत ही कम समय तक रहती है। कम समय, जो बहुत कम समय तक कौन सी झिल्ली रहती है? तो मिडिल लेयर, मध्य स्तर है ना, मिडिल लेयर आती है मध्य स्तर, किसकी? एंथर वाल की। ठीक है, टैपिटम यह सबसे मुख्य परत होती है, यह सबसे मुख्य परत होती है। ठीक है, टैपिटम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो टैपिटम जो है सबसे मुख्य परत होती है। ठीक है, यह एंथर वाल की सबसे मुख्य परत होती है और सबसे अंदर की तरफ होती है। यहां से क्वेश्चन को पूछता है भैया, ध्यान दीजिएगा। टैपिटम वाल सबसे अंदर की तरफ होती है और सबसे मुख्य परत होती है। यह परागकण के सबसे नजदीक होती है, इसी में परागकण का निर्माण होगा। अभी हम बताते हैं कब निर्माण होगा, जब हम ये पीएमसी पढ़ेंगे तब। ठीक है, यह परागकण के सबसे नजदीकी परत होती है। ये जो संरचना आप बनाए हैं पूरे वाल में बनाएंगे, जो यहाँ पर ये जो आप बनाए हैं इंडोथीसियम किनारे किनारे से बनाएंगे, पूरा इंडोथीसियम बनाएंगे इस प्रकार आप बनाएंगे, और उसके बाद बीच में रेड बनाएंगे। फिर उसके बाद जो आप ये वाला पूरा ऊपर तक भरे उसको पूरा उसमें भर देंगे। ठीक है, जो खाली स्थान नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। ठीक, आइए अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि इंडोथीसियम मिडिल लेयर। टैपिटम क्या होता है, यह परागकोश की सबसे मुख्य परत होती है, सबसे अंदर की तरफ होती है। यह परागकण के सबसे नजदीक होती है और परागकण को पोषण प्रदान करती है। आईएमपी परागकण को पोषण प्रदान करती है। परागकण को पोषण प्रदान करती है, परागकण को पोषण प्रदान करती है। और यह एक स्पोरोपोलिनीन नामक पदार्थ स्रावित करती है। स्पोरोपोलिनीन नामक पदार्थ स्रावित करती है जो पराग झिल्ली का निर्माण करता है। अभी हम पराग झिल्ली अलग से बताएंगे कि जो पराग झिल्ली का निर्माण करता है। स्पोरोपोलिनीन क्या होता है, यह संसार का सबसे कठोर, सबसे सुरक्षात्मक भाग होता है। ये क्या होता है, इस पर यह सबसे कठोर भाग होता है। इस पर ताप, दाब, अम्ल, रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यह जो है, जो स्पोरोपोलिनीन एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पर किसी भी प्रकार के ताप, दाब, अम्ल, रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कौन स्रावित करता है, टैपिटम स्रावित करता है। किस लिए स्रावित करता है, परागकण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अभी हम पराग झिल्ली जब पढ़ाएंगे तो अलग से बताएंगे, परागकोश पढ़ा रहे हैं, पराग झिल्ली में पढ़ाएंगे। पराग झिल्ली का निर्माण भी इसी से होता है। और उसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का स्रावित, यह हार्मोनल्स होता है। यह एक प्रकार का स्रावित परत होती है। क्या क्या एंजाइम स्रावित करती है, और क्या पढ़ाती है, स्पोरोपोलिनीन स्रावित करती है। एंजाइम में कौन सा एंजाइम, कैलोज एंजाइम। कैलोज एंजाइम क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे। कैलोज एंजाइम स्राव करते हैं जो कैलोज वाल को तोड़ने का काम करता है। कैलोज वाल को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, फिर से समझते हैं। यह इंडोथीसियम परागकोश या पराग झिल्ली की सबसे बाहरी परत होती है। यह पोषण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और इसे एक आकार प्रदान करती है। सर जी, टैपिटम भी तो पोषण प्रदान करता था। यदि विकल्प में आ जाए कि परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है, परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है, तो तब टैपिटम लगाएंगे। अगर ऑप्शन में पूछ लिया कि परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है, तो टैपिटम लगाएंगे। अगर बताएगा कि इनका मुख्य काम क्या, अगर अलग से किसी के बारे में पूछता है कि इंडोथीसियम क्या काम करता है, तो इंडोथीसियम परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है तथा परागकोश का निर्माण भी करता है। ठीक है, यह सबसे अंतर परागकोश की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। मिडिल लेयर एंडोथीसियम और टैपिटम के मध्य में होती है। यह बहुत कम समय तक होती है, 2 से 3 परत की होती है। 2 से 3 परत की होती है। अंतर स्तर को टैपिटम कहा जाता है। यह परागंथर वाल की सबसे बाहरी, सबसे अंदर की वाली परत होती है। यह परागकोश की सबसे अंदर वाली परत होती है। यह एक प्रकार के जो है सेक्रेटरी वाल होती है। यह पोषण प्रदान करती है, स्पोरोपोलिनीन बनाती है और एंजाइम, कैलोज एंजाइम स्रावित करती है। एक प्रकार से हार्मोन्स की तरह यह कार्य करती है। ठीक है, यही सुरक्षा प्रदान करती है परागकण को और पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे ये चीजें पढ़ लिया, तो अब हम पीएमसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पीएमसी। चलिए आइए देखते हैं पीएमसी में क्या होता है। अब देखें कि ये हमारा मान लिया चलते हैं, ये हमारा जो है क्या हो गया, यह टैपिटम हो गया। क्या हो गया, टैपिटम हो गया, ये जो रेड कलर का है। अब इसमें जो है कोशिका, जो दूसरी कोशिका हमारी बचती है। अब ये कोशिका तो हमारा पूरी के हिसाब से मान लिया कि परागकोश का झिल्ली का निर्माण करती है ना। अब ये झिल्ली का मान निर्माण करें, डेवलपमेंट करके। अब यह बचा है, इस कोशिका में क्या होता है, इस कोशिका में प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका, यह प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। यह प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका, इस प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और टूयन का निर्माण करता है। इसमें समसूत्री विभाजन का होगा। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन हो रहा है और टूयन का निर्माण करता है। मतलब एक प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है, या इस प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन कर रहा है, इस प्रकार की कोशिका का भी निर्माण होता है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। समसूत्री ये 1 बनाएगी, फिर यह 2 बनाएगी, फिर यह 2 से 4 बनाएगी। इसी प्रकार से विभाजन इसमें होता रहता है। समसूत्री विभाजन बनाता है और 2 कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, 2 कोशिका का। अब इस 2 कोशिका में क्या होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है। या इसमें जब विभाजन होता है, जैसे यह हमारा इजेक्टोयन, मतलब यह जैसे यह कोशिका है हमारी, यह कोशिका है। इस कोशिका में इस कोशिका में जब विभाजन होगा तो यह समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन होगा तो यह बनाएगा। लेकिन जैसे हमारी यह कोशिका यन है तो 2 यन ही होता, तो इसमें भी 2 यन होगा। तो यह एक मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है।
ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर सेल, माइक्रोस्पोर सेल, माइक्रोस्पोर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम भी एक प्रकार से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका को माइक्रोस्पोरेंजियम सेल कहा जाता है। अब इसमें जो है विभाजन होता है, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद यन का निर्माण करता है, मतलब लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। और यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन या परागकण कहलाता है, परागकण कहलाता है। यही होता है भैया नर गैमिट्स। यह क्या होता है, मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट्स होता है या नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है भैया, यही नर युग्मक कहलाता है। इतनी चीजें हमें यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, टेट्रेड का निर्माण होता है। कौन से टेट्रेड का निर्माण होता है, जब पुंग बीजाणु जनन हम पढ़ेंगे तो वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि ये जो दूसरी कोशिका थी पीएमसी थी, पीएमसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ये 2n मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और माइक्रोस्पोर या मातृ कोशिका का निर्माण करता है या लघु बीजाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है। इतना चीजें हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये लघु बीजाणु क्या होता है, एक टेट्रेड के रूप में होता है। कैसे होता है, टेट्रेड चतुष्क के रूप में होता है, चतुष्क के रूप में होता है, चतुष्क का निर्माण करता है। और चतुष्क कैसे बनता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। ये सारी चीजें हम अभी देखते हैं। ठीक है, 47 आइए हम देखते हैं, चतुष्क देख लेते हैं। चतुष्क कैसे निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपना फिगर बना सकते हैं। ठीक है, जितना मैंने बोला है उसको आप रोक करके आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी टेलीग्राम पर हमने इसको नोट्स को अपलोड नहीं किया है, नोट्स अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और लेकिन अभी जो हमने क्लास पढ़ा रहे हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसमें देखिए हम चतुष्क का निर्माण करते हैं। कितना किसका निर्माण करते हैं, चतुष्क टेट्रेड का, टेट्रेड या चतुष्क, टेट्रेड या चतुष्क। पानी कहाँ है, ये जो चतुष्क होता है इसे हम लघु बीजाणु चतुष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क क्या होता है, यह एक प्रकार के पराग निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। यह चतुष्क कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, युगपथ प्रकार का चतुष्क, युगपथ प्रकार का चतुष्क। अच्छा भैया ये चीज आप बता दीजिए सर, चतुष्क क्या है, ये चतुष्क बार बार आप बता रहे हैं, चतुष्क होता क्या है। ठीक है, चतुष्क वास्तव में क्या होता है, लघु बीजाणु में जो व्यवस्थित होते हैं, जो लघु बीजाणु हमारे व्यवस्थित होते हैं, जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन व्यवस्थित होते हैं, वह एक विशेष प्रकार की संरचना में होते हैं। हमने बताया कि पराग कोष में 4 चेंबर होते हैं, सॉरी पराग कोष में क्या होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। इसे हमने यार बन क्यों नहीं रहा, इसी प्रकार से हमने बनाया था ना, पराग कोष में 4 चेंबर होते हैं। अब चारों चेंबर क्या ऐसे सर अव्यवस्थित रहेंगे, नहीं ना, उसको हम व्यवस्थित करने की जो परागकोश हमारा बनता है तो उसको जो किस प्रकार से बनता है उसी प्रकार को हम बताने का प्रयास करते हैं। यह चतुष्क के निर्माण होता है, युगपथ प्रकार चतुष्क होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस टेट्रेड, साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस टेट्रेड, साइमल्टेनियस टेट्रेड। और दूसरा होता है ये युगपथ है, तो यह क्रमानुगत प्रकार होगा, क्रमानुसार प्रकार है, क्रमानुसार प्रकार या क्रमानुगत प्रकार, इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल टेट्रेड। आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है। आइए, अब ये जो चतुष्क होता है, मल पराग करके निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो चतुष्क में ही संपन्न होती है। अब आप देखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पर, ये जैसे कोई कोशिका है, यह इस कोशिका में जब विभाजन होता है, इस कोशिका में जब विभाजन होता है, तो यह कोशिका जब विभाजित होती है तो दो प्रकार के केंद्रक का निर्माण करती है। इस दो प्रकार के केंद्रक में पुनः विभाजन होता है। जगह कब पड़ जाएगा, ये कोशिका है, ठीक है। इस प्रकार की जो कोशिका है, आइए, अब ये जो कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन होता है तो ये दो प्रकार के केंद्रक का निर्माण कर लेता है, यह दो प्रकार के केंद्रक का निर्माण करता है। अब ये दो प्रकार के जो केंद्रक होते हैं, ये जो दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, इन दो प्रकार के केंद्रक में क्या होता है, फिर 2 से 4 प्रकार के केंद्रक का निर्माण होता है। कितने प्रकार का, 2 से 4 प्रकार के केंद्रक का निर्माण होता है, 2 से 4 प्रकार के केंद्रक का निर्माण होता है। अब ये चारों प्रकार के केंद्रक एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं, इसे ही हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, चलिए आइए हम युगपथ प्रकार का विभाजन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे। जब देखेंगे, इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि इसको जानने से पहले हम एक विशेष प्रकार की संरचना के बारे में देखते हैं कि वो संरचना होती क्या है। ये तो मैंने ऐसे सीधा सीधा बना देंगे, आप समझ जाएंगे, आप बना लेंगे, लेकिन इसको कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटी हम देखते हैं। जब कोई केंद्रक होता है, इससे पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और एक साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। एक होता है केंद्रक विभाजन, और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ध्यान से समझेंगे, जैसे मान लिया कोई यह कोशिका है हमारी, गोल ऐसे मान लेते हैं, यह एक कोशिका है, इस कोशिका में एक केंद्रक होगा, चारों तरफ जो पदार्थ पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। यह क्या हो, कोशिका द्रव्य हो गया, और यह क्या हो गया, केंद्रक हो गया। इतनी चीजें समझ में आ रही है सबको, एकदम सबको समझ में आ रही है। यह हमारा जो है केंद्रक हो गया, और यह हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, यह किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कंसेप्ट है, ध्यान समझेंगे। जब देखिएगा कोई कोशिका विभाजित होती है तो यह इस प्रकार से कुछ विभाजित होती है, फिर ऐसे बनती है, या उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे देखेंगे कोशिका कुछ इस प्रकार से संरचना बनाती है, अब इस प्रकार से संरचना विभाजन बनाने के बाद कुछ इस प्रकार की संरचना बनाती है, और फिर अलग अलग 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेती है, ठीक। यही प्रकार पर विभाजन आप पढ़ेंगे, जो विखंडन पढ़ते हैं। देखिए कोशिका क्या होता है, विखंडन, जो कोशिका में विखंडन होता है, जब एक कोशिका 2 कोशिका का निर्माण करती है, जब एक कोशिका 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहते हैं, द्विविखंडन ना। जब एक कोशिका 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है तो इसे कहते हैं द्विविखंडन। जब यही कोशिका एक प्रकार से बहुत सारी कोशिका का निर्माण करती है तो इसे कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका अपने से विखंडित होगी तभी नई कोशिका का निर्माण करती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ऊपर देखेंगे, इसमें जब कोशिका हमारी विभाजित होती है तो इसके कोशिका के साथ साथ केंद्रक भी कुछ आगे पीछे लंबा उम्बा होगा, फिर यहाँ से फिर हल्का सा लंबा होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे लंबा होगा, फिर उसके बाद ये विभाजित हो जाता है ना। इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। तो इस प्रकार 2 नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ हम समझेंगे कैरियोकाइनेसिस। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले कोई विभाजन हुआ, कुछ नहीं विभाजन हुआ,
कोशिकाएं अलग अलग जाते जाते फिर अलग हो गई, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो अलग अलग भाग में बन गए। अब लेकिन जब देखेंगे, जब कोई कोशिका होती है, जब कोई कोशिका विषय में जाकर हम देखते हैं, जब किसी कोशिका में केवल केंद्रक का विभाजन हो, जैसे ये कोई कोशिका है, अब इस कोशिका में जब केवल केंद्रक का विभाजन होता है, केवल केंद्रक का, एक केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक का निर्माण कर लेती है। जब इस कोशिका में केवल केंद्रक का विभाजन होता है तो यह कोशिका क्या कहलाती है? ये इस प्रकार के विभाजन को क्या कहता है? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जब किसी कोशिका में केवल केंद्रक का विभाजन होता है, जब किसी कोशिका में केवल केंद्रक का विभाजन होता है तो उस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनेंगे, जब किसी केंद्रक में जब किसी कोशिका में केवल केंद्रक का विभाजन होता है तो उस प्रकार के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एकदम समझ में आया सभी को? एकदम सबको समझ में आया? जब देखेंगे, अब ये केंद्रक क्या होता है, फिर नई कोशिका का अपना निर्माण करता है, मतलब केंद्रक किस प्रकार से फिर बनेगा, तो केंद्रक तो पहले यहाँ से है, फिर ये क्या होगा, फिर इस प्रकार से कुछ बनेगा, सटा रहेगा, फिर यहाँ अब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नई कोशिका का निर्माण होता है, तो हम आप कहेंगे कि जब किसी कोशिका में केवल केंद्रक का विभाजन होता है, पहली बार जब केवल केंद्रक का विभाजन होता है तो इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जब किसी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाए, जब किसी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाए तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा हमने? जब किसी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता रहे तो उस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। इतनी चीजें हमें लगता है समझ में आ गया। अब आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, बताना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो फिर आप समझेंगे कैसे? अब यहाँ देखेंगे आप, इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और जब समसूत्री विभाजन होगा तो यह समसूत्री विभाजन के साथ कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस भी होगा। अब यह कैरियोकाइनेसिस होगा तो यह एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण हुआ, केवल केंद्रक का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? केवल केंद्रक का विभाजन हुआ। ये स्पेंडल फाइबर से अपने द्वारा जुड़े रहेंगे, जब मियासिस माइटोसिस आप पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। अब यह फिर इसमें केंद्रक का फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस के साथ, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद ये कोशिकाएं क्या करती हैं, फिर से जो है दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार कुल 4 कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार कुल कितनी कोशिका का निर्माण हो जाता है? 4 कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब इस कोशिका में जब है द्रव्य का विभाजन हो रहा है, अब यहाँ कोशिका द्रव्य के साथ साथ 4 कोशिका का निर्माण करते हैं, इसे ही है टेट्राहेड्रल टेट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्रेट कहते हैं। चतुष्कीय चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्कीय चतुष्क, चतुष्कीय चतुष्क कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा फिगर हम देखते हैं। दूसरा फिगर में क्या होता है, यह फिगर एग्जाम्पल चतुष्कीय चतुष्क को द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार के जो है चतुष्क देखने को मिलते हैं। अब दूसरा विभाजन हमने देखते हैं, इसी प्रकार से फिर विभाजन होगा, इसी प्रकार से फिर कोशिकाएं बनेंगी। इस प्रकार से जब कोशिकाएं बनेंगी तो इस प्रकार से फिर हम 4 फिगर बनाएंगे। इसमें समसूत्री विभाजन होगा, एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिका का निर्माण करती है। ध्यान रहे, यहाँ पर समसूत्री विभाजन के साथ साथ यहाँ पर समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साथ साथ चल रहा है, लेकिन नहीं इसे केवल साइटोकाइनेसिस कहेंगे। यहाँ पर कोशिका विभाजन भी साथ ही चल रहा है। यहाँ केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, अब यह एक कोशिका से 2 कोशिका बनाएंगे, इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा। उस समसूत्री विभाजन से क्या होता है, यहाँ पर केवल कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर किसका विभाजन होगा? केवल कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर केवल केंद्रक विभाजित होगा, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल केंद्रक विभाजित होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। सब नीट के प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी के प्रश्न है, यहाँ बहुत खतरनाक प्रश्न बना लेता है भैया। अब इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है, यहाँ पर फिर अंत में फिर दोनों का साथ साथ अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा और केवल केंद्रक कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और 4 प्रकार के केंद्रक का निर्माण करता है।
ठीक है। यह एक दूसरे के तल पर ही पा रहा है, सीधे सीधा एक दूसरे के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे सर 4 नहीं है, एक उस तरफ होगा भैया, जैसे ये इस तरफ दिखाई दे रहा है जैसे उस तरफ होगा। ठीक है, तो ये एक तरफ। अब ये चारों एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं। चारों कैसे दिखा रहे हैं? एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का जो विभाजन होता है, ठीक है, वह एक प्रकार का जो है समद्विपार्श्व चतुष्क कहलाता है। ठीक है, आइसोबाइलेटरल। ठीक, ये था चतुष्क। अब हम चतुष्क के बारे में पढ़ते हैं, तो आगे हम चतुष्क के बारे में अगला वीडियो, अभी 2 वीडियो और बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है हम 2 वीडियो और बनाएंगे मानव नर पौधे के नर भाग पर। तो अभी इसमें हम परागकण के बारे में पढ़ा देंगे, परागकण का स्फुटन पढ़ाएंगे और लघु बीजाणु जनन पढ़ाएंगे। ये 3 चीज़ें हमने इसमें हम पढ़ा देंगे, तो आपका सिलेबस जो है नर जनन में खत्म हो जाएगा। इंटर में और नीट में बहुत लंबा सिलेबस है भैया, इसको बहुत सावधानी से, बहुत आराम से पढ़िएगा। ठीक है, यह वीडियो लगभग मैंने बहुत अच्छे लेवल तक, टीजीटी लेवल तक कवर कराने का, बीएससी लेवल तक का कवर कराने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।